जगन्नाथपुर नाम का एक गांव जहां पर दीपलाल नाम का एक आदमी रहता था। दीपलाल एक गरीब किसान था। गांव के लोग उसे दीपू कहकर बुलाते थे। दीपू की जितनी कमाई थी वह उसी में बहुत खुश था। उसे अमीर बनने की कोई लालसा नहीं थी। दीपू के घर के सामने एक बूढ़ी अम्मा का घर था। बुढ़िया का नाम सोनाली थी। कोई अपना नहीं था। वह दीपू से ही अपने कामों में सहायता ले लिया करती थी। दीपू भी उसे असहाय समझकर उसकी सहायता कर दिया करता था। पड़ोसी होने के नाते दीपू बूढ़ी अम्मा को काकी कहकर बुलाता था। हालांकि वह दीपू की असली काकी नहीं थी, फिर भी वह दोनों काफी मिलजुल कर रहते थे। काकी का दीपू के अलावा कोई दूसरा नहीं था। वह दीपू को अपने बुढ़ापे का सहारा समझती थी और दीपू भी निस्वार्थ भाव से बूढ़ी अम्मा के लिए भोजन का प्रबंध कर दिया करता था। वह अकेला आदमी था। उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। सोनाली चाहती थी कि दीपू का विवाह हो जाए, परंतु चाहने से कुछ नहीं होता। दीपू गरीब था, इसलिए कोई उसे अपनी बेटी नहीं देता था। दूसरी बात यह थी कि दीपू आवश्यकता से ज्यादा सीधा भी था। अब काकी ने दीपू की शादी का जिम्मा ले लिया था, इसलिए वह एक ऐसी औरत को ढूंढने लगी जिससे दीपू की शादी हो जाए, और जल्दी ही उसे इस काम में सफलता भी मिल गई। काकी एक दिन किसी काम से दूसरे गांव में गई थी। जब वह वापस लौट रही थी तो रास्ते में उसे एक औरत मिल गई। वह औरत रास्ता भटकी हुई थी। वह बहुत ही भुलक्कड़ थी। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसके गांव का नाम क्या है। वह इस बात को भी भूल गई थी कि उसकी शादी हुई है या नहीं। हालांकि वह बेवकूफ तो नहीं थी। उसके माथे का सिंदूर देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह औरत शादीशुदा थी, मगर वह शायद पागल हो गई थी और अब खो गई थी। काकी ने सोचा, इसे अपने पति का ख्याल नहीं है तो यह दीपू के साथ भी रह सकती है। इसे तो बस इस बात का विश्वास दिलवाना होगा कि यही तुम्हारा पति है। यह मानकर काकी जब उससे पूछने की कोशिश करने लगी तो वह औरत बस रोए जा रही थी। काकी कहने लगी, बेटी तू रो मत, मैं तुझे तेरे पति के पास ले चलती हूँ। और इस तरह से उस औरत को बहला फुसला कर काकी उसे दीपू के घर में ले आई। काकी ने दीपू को समझाया, देख बेटा, यह बहुत ही बेवकूफ औरत है, मगर तेरे काम की है, तू इससे शादी कर ले। दीपू बोला, काकी, यह एक शादीशुदा औरत लग रही है, इसके साथ धोखे से शादी करना ठीक नहीं होगा। अगर इसका पति इसे खोजता हुआ आ गया तो इसे लौटाना पड़ेगा, और अगर वह जान गया कि मैंने धोखे से उसकी पत्नी के साथ शादी की है तो बहुत ही परेशानी खड़ी हो जाएगी। इससे अच्छा तो यह है कि मैं इसके घर का पता लगाकर इसे वापस भेज दूं। काकी बोली, दीपू तू फिजूल की बातें मत कर। अरे औरतों के बारे में तुम कुछ नहीं जानते। मैं एक औरत हूं, मुझे औरतों के बारे में अच्छी तरह से पता है। यह औरत ना तो किसी की पत्नी है और ना ही इसका कोई बच्चा है। यह बिल्कुल कुंवारी है। बस इसमें एक कमी है कि यह बेवकूफ है, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें शादी के लिए एक औरत की आवश्यकता है और यह तुम्हारे काम की है। यह तुम्हारे घर का काम भी करेगी और तुम्हारे लिए बच्चे भी पैदा करेगी। दीपू ने कहा, काकी मैं इस औरत के साथ शादी नहीं कर सकता। मैं देखूंगा कि इसे खोजने के लिए कोई आता है या नहीं।
जब कोई नहीं आएगा तब मैं इसे अपनी पत्नी बना लूंगा। काकी बोली, तुम अपनी तसल्ली के लिए 1 सप्ताह तक देख लो। दीपू ने 1 सप्ताह तक देखा। जब कोई भी आदमी उस गांव में किसी औरत को खोजता हुआ नहीं आया तो काकी के कहने पर दीपू ने उस औरत से शादी कर ली। एक ही साल में उनके यहाँ पर एक पुत्र पैदा हुआ और फिर दूसरे साल दूसरा पुत्र पैदा हुआ। हालांकि वो औरत अपने बच्चों को देखकर खुश नहीं थी। दोनों बच्चों का पालन पोषण तो काकी को ही करना पड़ता था। काकी उस औरत को घर के अंदर छुपा कर रखती थी। उसे पता था कि यह किसी और की पत्नी है, क्योंकि यह आज भी किसी की राह देखती रहती है। दिन भर में कभी कभी उदास भी हो जाती है और घर की दहलीज पर खड़ी होकर किसी के आने की प्रतीक्षा करती रहती है। धीरे धीरे समय बीता। उस महिला को दीपू के साथ रहते हुए 6 साल बीत गए। काकी को लगने लगा कि इस औरत से खेतों का काम भी लेना चाहिए। यह घर में रहती है, इसीलिए उदास हो जाती है। यह सोचकर काकी ने उस महिला को दीपू के साथ खेतों में भेजना शुरू कर दिया। उधर एक दिन यह हुआ कि एक 9 साल के बच्चे के साथ एक आदमी कुछ खोजता हुआ गांव में आ गया। दीपू की स्त्री उस आदमी की तरफ ध्यान से देख रही थी। उस आदमी को भी कुछ शंका हुई तो वह दीपू के खेतों में चला आया। वह औरत उस आदमी को देखकर उससे लिपट गई। कभी वह बच्चे को चूमती तो कभी उस आदमी से लिपट जाती। दीपू तो बस खड़े खड़े यह सब कुछ देखे जा रहा था। उस औरत की याददाश्त अब वापस आ चुकी थी। फिर वह दीपू की तरफ देखकर बोली, यह मेरा पति है और यह मेरा बेटा है, मगर तुम कौन हो? यह सब बातें मैं तुमको क्यों बता रही हूं? मैं भी कितनी पागल हूं, अपनी बातें दूसरों से कहने लगती हूं। वह औरत उस आदमी और बच्चे के साथ चली गई। दीपू देखता ही रह गया। उस औरत को याद ही नहीं था कि उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। दीपू उससे कुछ भी ना कह सका। उसे तो पहले ही इस बात का शक था कि वह औरत शादीशुदा है और किसी की पत्नी है। इसका दिमाग फिर गया था, इसीलिए सब कुछ भूल गई थी और अपने पति और बच्चे को देखते ही इसकी याददाश्त वापस लौट आई और यह मुझे भूल गई। दीपू ने घर जाकर काकी को सारी बात बताई, जिसे सुनकर काकी काफी परेशान हो गई। दीपू बोला, अब मैं क्या करूं काकी? अपने आप को संभालूं या इन दोनों बच्चों को? अपनी पत्नी को भूल पाना मेरे लिए आसान नहीं है। काकी बोली, तुमने उसे जाने क्यों दिया? दीपू कहने लगा, उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया तो मैं क्या कर सकता था। काकी ने कहा, अब तुम उसे भूल जाओ और इन बच्चों का पालन पोषण करो। यह बच्चे बड़े होकर अपने पिता का सहारा बनेंगे। दीपू बोला, नहीं काकी, बिना पत्नी के आदमी का जीवन बिल्कुल बेकार होता है। जब तक मैं स्त्री से दूर था तब तक ठीक था, लेकिन अब मेरी हालत उस मछली की तरह हो गई है जो पानी से बाहर निकाल दी गई है। दीपू को अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन वह घर से निकला और कहीं चला गया, वापस लौट कर नहीं आया। काकी ने उसे खोजने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिला। अब तो दोनों बच्चों की जिम्मेवारी काकी के ऊपर आ गई थी। वह उस दिन के लिए पछता रही थी जब उस औरत को अपने घर लेकर आई थी। ना वह उस औरत को घर लाती और ना ही यह दिन देखना पड़ता। दीपू कितना आज्ञाकारी था, मेरी सेवा अपनी मां की तरह करता था, मगर वह औरत उसे बावला बनाकर चली गई। दीपू के पास जमीन और घर तो था, मगर नहीं था तो जमीन पर काम करने वाला।
काकी ने दोनों बच्चों को माता पिता की तरह पाला और धीरे धीरे वह बच्चे बड़े होने लगे। अब वह 14 साल के हो चुके थे। काकी अक्सर उन्हें समझाती कि बेटा अब तुम अपनी जिम्मेवारियां संभाल लो। मेरे बूढ़े शरीर का कुछ भरोसा नहीं कि कब सांस निकल जाए। समय बीतने के साथ साथ दोनों बच्चे बड़े हो गए। अब तो बुढ़िया को आराम मिल गया था। दोनों लड़कों ने घर का सारा काम संभाल लिया था। बड़े भाई का नाम चिंटू और छोटे का नाम पिंटू था। सभी लोग उन्हें चिंटू और पिंटू कहकर बुलाते थे। काकी के दिमाग में अब एक बात आई कि दोनों लड़कों की शादी हो जानी चाहिए। मगर दीपू वाली बात सोचकर काकी सहम जाती कि मैंने एक बार शादी करवाई थी और अपने बेटे से हाथ धो बैठी। दीपू आज तक वापस लौट कर नहीं आया और ना ही उसका कुछ पता चला। वह जिंदा है या मर गया पता नहीं। इस बात को सोचकर काकी घबरा गई और उसने चिंटू और पिंटू के सामने कभी भी शादी की बात नहीं की। चिंटू और पिंटू दोनों भाई कभी कभी बेवकूफी की हरकतें भी करते थे। एक दिन उन्होंने सुना कि पड़ोस में रहने वाले भगत का लड़का प्रवीण अपनी ससुराल पत्नी को लेने के लिए गया है। तो उन्होंने भी यह फैसला किया कि हम भी अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल जाएंगे। जब वह दोनों खेतों से घर वापस आए तो अपनी दादी माँ से कहने लगे, दादी माँ कल हम ससुराल जा रहे हैं अपनी अपनी पत्नियों को लेने। दादी माँ बोली, क्या बेवकूफों वाली बात करते हो तुम दोनों, अभी तक तो तुम दोनों की शादी नहीं हुई, तो फिर पत्नी कहां से आ गई। चिंटू बोला, दादी माँ तुम हमें बेवकूफ मत समझो, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। सुबह सुबह नाथ अपने ससुराल गया है। अपनी पत्नी को लाने के लिए उसकी भी शादी कहाँ हुई है। आदमी जब पत्नी लाने के लिए ससुराल जाता है तभी तो उसकी शादी होती है। दादी माँ ने कहा, तुम बेवकूफ को सुशीला से विवाह हुए तो 12 साल हो चुके हैं। अब जाकर उसकी पत्नी सयानी हुई है तो वह उसे लेने के लिए ससुराल गया है। जब तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो तुम भी पत्नी लेने के लिए चले जाना या फिर शादी करते ही उसे अपने साथ ले आना। चिंटू बोला, दादी माँ हमें बहलाने की कोशिश मत करो, तुम नहीं चाहती कि हम दोनों ससुराल जाएं और अपनी पत्नी को लेकर आए। दादी माँ बोली, अरे तुम दोनों बावले हो गए हो, चुपचाप जाकर अपना काम करो, मैं जल्दी ही तुम दोनों की शादी करवा दूंगी, तब तुम अपने ससुराल जाना। मैं भी तो यही चाहती हूं कि तुम दोनों की शादी हो जाए। भला मुझे क्या पड़ी है इस बुढ़ापे में तुम दोनों का खाना बनाने की। अब जाओ, जाकर खेतों में काम करो। दोनों भाई चले तो गए मगर उन्हें लग रहा था कि उनकी दादी माँ उनके साथ कुछ धोखा कर रही है। वह सोचने लगे, हमारा विवाह कहीं ना कहीं तो हुआ है, मगर दादी माँ बता नहीं रही। शायद उसे बहू से खतरा है। वह अकेले अकेले घर में दूध दही खाती रहती है। हम दोनों तो उसके नौकर ही हैं। अगर घर पर बहू आ गई तो दादी माँ को उन्हें भी खाना देना पड़ेगा। अब तो दोनों भाइयों का मन काम में नहीं लग रहा था। वह खेत में बैठकर अपने पड़ोस के लड़के सुशीला के आने का इंतजार करने लगे। तभी गांव का एक आदमी जो चुगली करने में बहुत ही माहिर था, उसने देखा कि दोनों भाई उदास बैठे हुए हैं। भाइयों बहुत उदास हो। दोनों कहने लगे, काका देखो ना, दादी माँ हमें ससुराल नहीं जाने दे रही। रामरतन को अब चुगली करने का अच्छा मौका मिल गया था। यह बात तो वह पहले से ही जानता था कि दोनों भाई अव्वल दर्जे के बेवकूफ हैं। वह बात बनाते हुए कहने लगा, बेटा जो तुम्हारी दादी माँ है
ना वो तुम्हारी अपनी दादी माँ नहीं है। अगर अपनी होती तो उसे अपने नातियों की चिंता होती, अपनी बहुओं की चिंता होती, मगर वह तो तुम दोनों को नौकर बनाकर काम लेती है। दोनों भाई रामरतन की इन मक्कारी भरी बातों में फंस गए। सोचने लगे यह हमारी अपनी दादी माँ नहीं है, इसीलिए वह हमें नहीं बता रही कि हमारा विवाह कहाँ पर हुआ है। दोनों भाइयों ने ठान लिया कि वह अपनी पत्नी का पता जरूर लगाएंगे, लेकिन पहले दादी माँ से बात की जाए कि वह हम दोनों के ससुराल के बारे में हमसे क्यों छुपा रही है। जब वह हमारी दादी माँ है ही नहीं तो हमारे ऊपर बोझ बनकर क्यों बैठी हुई है। वह दोनों घर गए दादी माँ से बोले, दादी माँ, हमें पता चल चुका है कि तुम हमारी अपनी दादी माँ नहीं हो। तुम तो हमारी मेहनत पर राज करती हो। दादी माँ बोली, किसने तुम्हारे कान भर दिए? बताने वाले ने तुम्हें यह नहीं बताया कि मैंने तुम्हें अपने बच्चों की तरह पाला है। चिंटू बोला, तो तुमने हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। तुम हमें बता दो कि तुमने हमारी शादी कहाँ पर करवाई है और हमारी पत्नियां कहाँ पर हैं। बुढ़िया बोली, अरे बेवकूफों, जब तुम दोनों की शादी हुई ही नहीं तो मैं तुम्हें किसके घर भेज दूं? अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैं अकेले ही रह लूंगी। सोनाली का घर पास में ही था। उसकी झोपड़ी अभी तक सलामत थी। वह तो दोनों बच्चों का पालन पोषण करने के लिए दीपू के घर में आकर बस गई थी। उसे अपनी भूल महसूस हुई और वह वापस अपनी झोपड़ी में चली गई। वह सोच रही थी कि उसने दोनों बच्चों का पालन पोषण करने के लिए बेकार में ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तक तो उसे भगवान की भक्ति और लोगों की सेवा में लग जाना चाहिए था। पिंटू खुश हुआ कि चलो बला टली बैठे बैठे खाती थी। जब मेहनत करेगी तो अपने आप पता चल जाएगा। चिंटू बोला, लेकिन भैया वह हमारे ससुराल के बारे में तो हमें कुछ बताकर ही नहीं गई। मुझे तो लगता है कि वह जरूर कोई राज हमसे छुपा रही है। पिंटू ने कहा, अब हम उस सोनाली के पास नहीं जाएंगे। जो कुछ भी करना है वह हमें खुद से ही करना होगा। दोनों भाइयों के पास एक गाय थी। उन्होंने गाय को बेच दिया और सोचा कि अब हम किसी नगर में चलकर कोई काम करेंगे और वहीं पर बस जाएंगे। अपना विवाह हम उधर ही कर लेंगे। दोनों भाई दूसरे नगर की तरफ निकल पड़े। दोनों के पास वह पैसे थे जो उन्हें गाय बेचकर मिले थे, इसलिए उन्हें रास्ते में खाने पीने की कोई परेशानी नहीं हुई। 2 दिन तक चलते रहे मगर उन्हें कोई भी नगर दिखाई नहीं दिया। उन्हें तो खुद भी नहीं पता था कि किधर को जाना है। वह कभी रास्ते पर आगे बढ़ते तो कभी पीछे चलने लगते। वह पहली बार अपने घर से निकले थे, इसलिए किसी से भी पूछने में शर्माते थे। चलते चलते एक गांव में उन्हें रात हो गई तो रात को ठहरने के लिए वह जगह तलाशने लगे। उन्होंने एक औरत से पूछा कि इस गांव में ठहरने लायक कोई जगह है। तो औरत ने बताया, गांव में राहगीरों के ठहरने के लायक कोई जगह तो है नहीं। हाँ, गांव से बाहर एक मंदिर है जहां पर अक्सर राहगीर आकर ठहरा करते हैं, मगर वहां पर चौकन्ने होकर ठहरना होगा, वरना चोर लुटेरे भी वहां पर आते हैं और लोगों को ठग लेते हैं। अक्सर आधी रात के समय वह मुसाफिरों का सामान लेकर भाग जाते हैं। तुम दोनों नए हो और भोले भाले दिखाई देते हो,
इसलिए तुम्हें बता दिया, अगर तुम्हारे पास भी कोई कीमती सामान हो तो एक आदमी रात को सो जाए और दूसरा आदमी सामान की रखवाली करे। दोनों भाई बोले, अच्छा किया जो तुमने हमें बता दिया, अब हम वहां पर चौकन्ने रहेंगे। दोनों भाई गांव के बाहर बने हुए उस मंदिर में जा पहुंचे। मंदिर का दरवाजा तो बंद था, लेकिन बरामदा खुला हुआ था। कोई भी आने जाने वाला बरामदे में ही सोया रहता था। दो आदमी वहां पर पहले से ही सोए हुए थे। दोनों भाई वहां पर जाकर बैठ गए। चिंटू बोला, भाई तुम अभी जाकर सामान की रखवाली करो, मैं सो जाता हूं। पिंटू ने कहा, भैया तुम बड़े चालाक बनते हो। अरे मैं भी तो तुम्हारे साथ चलते चलते थक गया हूं। छोटा भाई होने के नाते पहले मैं आराम करूंगा और तुम जाकर पहरा दो, क्योंकि इस मंदिर में चोर बदमाश भी ठहरते हैं। उनकी बात सुनकर वहीं पर मौजूद एक आदमी कहने लगा, अरे भाई, वह औरत क्या तुम दोनों को भी मिली थी? उसने हम दोनों से भी यही कहा था कि मंदिर पर चौकन्ने होकर प्रिया, हालांकि अभी तक यहाँ पर कोई चोर या बदमाश दिखाई तो नहीं दिया। वैसे भी चोर बदमाश आधी रात में ही आते हैं। अभी हम सब आराम कर लेते हैं। पिंटू बोला, अरे नहीं, हम सो नहीं सकते। हम में से एक सोएगा और दूसरा जागेगा। तब वह दोनों राहगीर कहने लगे, भाई इस तरह से तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम 4 लोग हैं यहाँ पर, अभी हम 2 आदमी सो जाते हैं। तुम दोनों भाई आधी रात तक पहरा दो, क्योंकि हमारे पास बहुत सामान है ना। यह देखो ना, इतनी बड़ी बड़ी पोटलियां। दोनों भाइयों ने देखा कि उन दोनों राहगीरों के पास बहुत ज्यादा सामान था। इसके बाद राहगीर कहने लगा, तुम दोनों में से ज्यादा सामान हमारे पास है, पहरा तो देना ही पड़ेगा और हमारा एक दूसरे पर विश्वास करना भी बहुत जरूरी है। तुम दोनों अभी हमारे सामान की रखवाली करो। आधी रात के बाद फिर हम तुम्हारे सामान की रखवाली करेंगे। हाँ, सुबह जल्दी उठकर हम अपने अपने सामान को लेकर सफर पर रवाना हो जाएंगे। वैसे भी परदेश में आकर 2 अच्छे मुसाफिर मित्र बन जाते हैं। हमने तो यहाँ तक देखा है कि यात्री के पसंद आने पर शादी ब्याह की बात भी चल जाती है। दूसरा आदमी बोला, अब तुम मुझे ही देख लो, मैं कौन सा बाजा बारात लेकर ससुराल गया था। मेरा विवाह तो चलते चलते रास्ते में ही हो गया था। हमारे साथ एक यात्री आकर ठहरा था। उसके पास सोने चांदी से भरी हुई एक पोटली थी, जिसकी रखवाली मैंने रात भर जाग कर की थी। सुबह जब वह आदमी जागा तो मुझसे बहुत ही खुश हुआ और अपनी बेटी का रिश्ता मुझसे कर दिया और मेरा विवाह हो गया। अब मजे से जिंदगी कट रही है। दोनों राहगीरों ने चिंटू और पिंटू से पूछा, अब तुम भी अपनी कोई कहानी बताओ। वह कहने लगे, हम तो पहली बार घर से निकले हैं, हमारी तो अभी शादी भी नहीं हुई। राहगीर ने कहा, तब तो तुम्हें चोर बदमाशों से लड़ने का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए तुम दोनों पहले पहरेदारी करो और आधी रात के बाद हम दोनों पहरेदारी करेंगे, क्योंकि आधी रात के बाद ही चोरों का हमला होता है। इसके बाद वह दोनों राहगीर सो गए और दोनों भाई जागकर पहरा देते रहे। आधी रात में दोनों भाइयों ने उन दोनों राहगीरों को जगा दिया और फिर राहगीर बोले, अब तुम दोनों आराम से सो जाओ। ईश्वर ने चाहा तो सुबह हम सब एक साथ चलेंगे और तुम दोनों के लिए दुल्हन लेकर ही लौटेंगे। दोनों भाई लेटते ही घोड़े बेचकर सो गए। अब तो वह नींद में अपनी शादी के सपने देखने लगे।
सुबह होने पर चिंटू ने देखा कि उनका थैला वहां पर नहीं था, मगर उन दोनों राहगीरों के बड़े बड़े थैले वहां पर पड़े हुए थे। उसने पिंटू को जगाते हुए कहा, देखो तो वह दोनों राहगीर कितने बेवकूफ थे। अपने बड़े बड़े थैले यहीं पर छोड़ गए और हमारा छोटा सा थैला लेकर चले गए। उन दोनों राहगीरों की मूर्खता पर दोनों भाई हंसने लगे। तभी वहां पर साधु आया और बोला, ज्यादा खुश मत हो, पहले उनके थैलों को खोल कर देखो कि उनमें कोई काम की चीज है भी या नहीं। चिंटू ने जब उनके थैले खोले तो देखकर उसका सिर चकरा गया। उनके थैले में तो बस कूड़ा करकट ही भरा हुआ था, जबकि उनके खुद के थैले में पैसे थे और कुछ खाने पीने का सामान भी था। दोनों भाई अब बुरी तरह से लूट चुके थे। वह दोनों राहगीर गप्पे हाँक कर दोनों भाइयों का बेवकूफ बनाकर चले गए थे और उन्हें लूट लिया था। साधु ने दोनों के लिए भोजन का प्रबंध किया। अब दोनों भाई आगे के लिए चल दिए। जब उन्हें भोजन के लिए फिर से परेशानी हुई तो पिंटू ने कहा, भैया हमें किसी गांव में चलकर कोई काम धंधा खोजना चाहिए। और फिर शाम के समय वह एक गांव में पहुंच गए। उन्हें बहुत ही प्यास लगी थी और वह पास के ही एक कुएं पर जा पहुंचे, जहां पर 6 लड़की पानी भर रही थी। 2 लड़कियां आपस में बातें करने में इतनी मशगूल थी कि उन्हें इस बात का पता ही नहीं था कि कोई उनकी बातों को सुन रहा था। और फिर दोनों लड़कियां आपस में बातें करने लगी। एक ने कहा, बहन मेरे विवाह को 6 साल हो गए हैं, अब तक मेरे पति मेरा गोला करवाने के लिए नहीं आए। पता नहीं वह जिंदा भी है या नहीं। उन्होंने तो मेरी कोई खोज खबर नहीं ली, जबकि बाकी लड़कियों के ससुराल से हर कर्म त्योहार पर नए नए वस्त्र और मिठाइयां आती रहती हैं। दूसरी सहेली बोली, मेरी हालत भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। मेरे विवाह को भी 9 साल हो गए हैं। मेरे पिता तो उनके गांव जाकर भी आ गए, लेकिन वहां पर ताला लटका हुआ था। वे लोग जीवित हैं या मर गए यह भी नहीं पता चला। मेरा जीवन भी नर्क बना हुआ है। उधर उन दोनों लड़कियों की बातें चिंटू और पिंटू बड़े ध्यान से सुन रहे थे। चिंटू ने पिंटू को अपनी तरफ खींचा और कहा कि एक लड़की के पीछे तू चला जा और दूसरी के पीछे मैं जाता हूं। ध्यान रहे इनका पीछा करके हमें सिर्फ इनका घर देखना है, उनके घर जाना नहीं है। वापस लौटकर हम दोनों इसी कुएं पर मिलेंगे। थोड़ी देर बात करने के बाद वह लड़कियां वहां से चली गई। चिंटू एक लड़की के पीछे पीछे उसका घर देखने के लिए चला गया, तो दूसरा भाई दूसरी लड़की के पीछे पीछे हो लिया और फिर दोनों भाइयों ने लड़कियों के घर को देख लिया। दोनों लड़कियां बहुत ही गरीब घर की थी और फिर वे दोनों भाई कुएं पर वापस आ गए। पिंटू ने पूछा, भैया इन लड़कियों के घर देखने से भला हमें क्या फायदा होगा? चिंटू बोला, अभी तो कुछ फायदा नहीं होगा, मगर कभी ना कभी तो होगा। चलो अब हम रोजगार की तलाश में नगर में चलते हैं। और फिर दोनों भाई रोजगार की तलाश करने के लिए आगे बढ़ गए। अगले गांव में पहुंचते पहुंचते उन्हें रात हो चुकी थी। दोनों भाई एक किसान के घर ठहर गए। किसान को जब पता चला कि दोनों भाई रोजगार की तलाश में निकले हैं, तो उसने सोचा कि अभी तो खेती का समय है, इन दोनों को खेती के काम में लगा सकता हूं। किसान सुबह होने पर उन दोनों से कहने लगा, तुम दोनों काम की तलाश में नगर जा रहे हो, लेकिन नगर में काम सिर्फ अनुभवी आदमी को ही मिलता है।
तुम दोनों अभी इसी गांव में 1 महीने तक काम करो। उसके बाद तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे तो तुम नगर में चले जाना। किसान की बात मानकर वे दोनों उसी गांव में रहने के लिए और किसान के पास काम करने के लिए तैयार हो गए। मगर उन दोनों ने कहा कि हमें रोज के रोज मजदूरी मिल जानी चाहिए। किसान बोला, अरे बड़े बेवकूफ आदमी हो, रोज पैसे लेकर तुम क्या करोगे? मैं तुम्हें सुबह शाम का भोजन तो दे ही दिया करूंगा। अगर तुमने पैसे इधर उधर रख दिए या कोई चुरा कर ले गया तो क्या होगा? इसलिए तुम महीने में 1 ही बार पैसे ले लेना। चिंटू बोला, नहीं तब तो हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे। रोज पैसे दोगे तभी हम यहाँ पर रहेंगे। किसान की पत्नी ने देखा कि अब बात बिगड़ती जा रही है। उसका पति पैसे देने को तैयार नहीं है तो वह बीच में ही बोल पड़ी, तुम दोनों को रोज पैसे मिल जाया करेंगे, लेकिन उन पैसों को रखकर ही तो तुम दोनों फिर से दूसरे दिन काम पर जाया करोगे। अगर पैसे साथ में लेकर गए और काम करते समय इधर उधर कहीं गिर गए तो फिर तुम खोजते फिरोगे। मैं तो कहती हूँ तुम दोनों मेरे पास अपने पैसे जमा करवा दिया करना और जब यहाँ से जाना हो तो पैसे लेते जाना। दोनों भाई बोले, हाँ यह बात ठीक रहेगी, तुम पर हमें भरोसा है, मगर इस आदमी पर जरा भी विश्वास नहीं है। किसान की पत्नी ने कहा, अब तुम जाकर अपने मालिक के साथ काम करो, शाम को यह तुम्हें पैसे दे देंगे और तुम उन पैसों को मेरे पास जमा करवा देना। दोनों भाई किसान के साथ खेतों में काम करने के लिए चले गए। शाम के समय किसान ने दोनों को 1-1 चांदी का सिक्का दिया और फिर दोनों भाइयों ने अपने अपने सिक्के किसान की पत्नी के पास जमा करवा दिए। असल बात तो यह थी कि किसान के पास बस 2 ही चांदी के सिक्के थे। दोनों भाई वो सिक्के किसान की पत्नी को दे देते थे। किसान रोज सुबह पत्नी से वह सिक्के वापस लेता और शाम होने पर दोनों भाइयों को दे देता। दोनों भाई खुश थे कि उन्हें रोज मजदूरी मिल रही है। वह दोनों रोज चांदी के सिक्के किसान की पत्नी के पास जमा करवा रहे थे। इस तरह से 1 महीना पूरा होने को आया। आज आखिरी दिन था। कल दोनों को किसान की पत्नी से अपने पैसे लेकर नगर की तरफ जाना था। रात के समय किसान अपनी पत्नी से बातें कर रहा था तो चिंटू की नींद खुल गई। आवाज सुनकर पिंटू छुपकर पति पत्नी की बातें सुनने लगा। पत्नी बोली, कल रात यहाँ पर रहने के बाद परसों सुबह यह दोनों मजदूर यहाँ से चले जाएंगे, मगर जाने से पहले वह अपना हिसाब मांगेंगे, जबकि आपको तो पता है कि हमारे पास कोई पैसे नहीं है। बस वह 2 ही चांदी के सिक्के थे जिसे हम हेरा फेरी करके उन्हें बेवकूफ बना रहे थे। कल जब वह मुझसे पैसे मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? किसान बोला, अरे भाग्यवान, तुम भी बड़ी मूर्ख हो, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। मैंने एक उपाय सोच लिया है। कल तुम रात के समय चोर चोर कहकर चिल्लाने लगना। उन्हें लगेगा कि हमारे घर में चोर घुस आया है और फिर हम कहेंगे कि वह पैसों से भरा हुआ हमारा थैला लेकर चोर घुस आया है, और फिर हम कहेंगे कि वह पैसों से भरा हुआ हमारा थैला लेकर भाग गए। उन लोगों के पैसे भी चोरी हो गए। अब हम क्या कर सकते हैं? उनकी बातें सुनकर पिंटू अपने भाई को उठाकर कहने लगा, हमारी 1 महीने की मेहनत हड़पने की बात चल रही है। अब की बार हम लूट नहीं सकते। दोनों भाइयों ने दबे पांव किसान के बैलों को खोला और उन्हें लेकर भाग गए। सुबह होने पर जब किसान अपनी पशुशाला में आया
तो देखा कि दोनों बैल वहां पर नहीं थे। वह सिर पकड़कर बैठ गया। उसे समझ में आ गया कि दोनों भाई उनके बैलों को ले जा चुके हैं। उधर चिंटू और पिंटू उस गांव से बहुत दूर निकल चुके थे। सुबह के समय उन्हें रास्ते में एक किसान मिल गया। इस किसान का एक बैल बूढ़ा हो चुका था और दूसरा मर चुका था। उसने दोनों भाइयों से वह बैल खरीद लिए और बदले में उन्हें 100 चांदी के सिक्के मिल गए। इसके बाद चिंटू अपने भाई को समझाते हुए कहने लगा, तुम जिस लड़की का घर देख कर आए थे उसके घर चले जाना। मैं जिस लड़की का घर देख कर आया था मैं उसके घर चला जाऊंगा और उन्हें अपनी अपनी पत्नी बताकर ले आएंगे। इसके बाद दोनों भाई बाजार गए और कुछ कपड़े और मिठाइयां खरीदी। फिर वे दोनों उन लड़कियों के घर चले गए। चिंटू जब उस लड़की के घर गया और उसने अपने सास ससुर के पैर छुए, मिठाई दी, कपड़े दिए और कहने लगा, आप लोगों ने शायद मुझे पहचाना नहीं। सास बोली, बेटा तुम्हें नहीं पहचानेंगे तो भला किसे पहचानेंगे? तुम हमारी बेटी के पति हो। मगर इतने दिनों तक तुम कहां पर थे? वह बोला, मैं काम के सिलसिले में परदेश गया हुआ था। अभी अभी मैं सीधा वहीं से आ रहा हूं। सास बोली, बेटा मेरी बेटी का ख्याल रखना। चिंटू बोला, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बेटी को रानी बनाकर रखूंगा। उसकी होने वाली पत्नी ने भी जब उसे देखा तो सोचा कि जरूर यह कोई अमीर आदमी लगता है, इसके साथ जाना ही ठीक रहेगा। दूसरे भाई पिंटू के साथ भी यही हुआ और वे दोनों अपनी अपनी पत्नियों को विदा करा के घर को चल दिए। रास्ते में वह दोनों मिल गए और साथ साथ चलने लगे। चिंटू अपनी पत्नी से बोला, देखो मैं तुम्हें किसी तरह के धोखे में नहीं रखना चाहता। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि मैं तुम्हारा वो वाला पति नहीं हूं जो तुमसे विवाह करके तुम्हें भूल गया है। तब उस औरत ने कहा, हम दोनों को पता है कि तुम हमारे वह वाले पति नहीं हो। तुम दोनों तो वह हो जो हमारी बातें कुएं के पास खड़े होकर ध्यान से सुन रहे थे। तुम दोनों हमारे पीछे हमारे घर तक आ गए थे और फिर वापस लौट गए थे। तभी हम दोनों ने जान लिया था कि हमारे पहले वाले पति आए या ना आए, लेकिन तुम दोनों जरूर आओगे और हम दोनों भी तुम दोनों की ही राह देख रही थी। अब तो आप ही हमारे पति हो। हम दोनों अपनी इच्छा से आप दोनों के साथ आई हैं। दोनों भाई जब अपनी पत्नियों को लेकर घर पहुंचे तो वहां पर कोई नहीं था। उन्हें अपनी पत्नियों के साथ देखकर बूढ़ी दादी माँ बहुत ही खुश हुई। वह आगे बढ़ी मगर उदास होकर वापस लौट गई। यह देखकर चिंटू की पत्नी कुछ भांप गई और कहने लगी, हम आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती जब तक कि आपकी माँ या आपकी दादी माँ हमें घर में प्रवेश ना करवाएं। चिंटू समझ गया कि उसकी पत्नी बहुत ही चतुर है। इसके बाद वह दादी के पास गया और उनके पैर पकड़ लिए। कहने लगा, दादी माँ मुझसे गलती हो गई। मैंने तुमसे अपशब्द कहे मगर उस वक्त हम दोनों भाई बेवकूफ थे, पागल थे। लेकिन अब हमें सब कुछ समझ में आ चुका है कि तुम ही हमारी असली माँ हो, हमारी दादी हो। बुढ़िया बेचारी ममता की भूखी थी। वह तुरंत उनके साथ चली आई। अपनी दोनों बहुओं को देखकर वह बहुत ही खुश हुई। उसने बड़े ही प्यार से दोनों बहुओं का गृह प्रवेश करवाया। अब बुढ़िया के दोनों बेवकूफ बेटे ससुराल से अपनी पत्नी लेकर आ गए थे और फिर पूरा परिवार एक सुखमय जीवन बिताने लगा। दोस्तों,
मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।